प्यारे बच्चों, हिंदी कालांश में आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। पूर्व कालांशों में व्याकरण में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब चीज़ें कर चुके हैं। आज हम देखेंगे समास। आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा में शब्द रचना के लिए हम उपसर्ग लगाते हैं, प्रत्यय लगाते हैं या फिर शब्द रचना हम करते हैं समास के द्वारा। ठीक है, तो उपसर्ग लगाना क्या होता है हम जानते हैं। जैसे प्रसन्न है शब्द, अगर प्रसन्न में अ लगाया तो वो हो गया अप्रसन्न, तो अ क्या था, उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार अगर हम प्रत्यय देखें तो सुंदर शब्द में अगर हम ता प्रत्यय लगाएं तो शब्द बन जाता है सुंदरता। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय की विस्तृत जानकारी हम पहले कालांशों में ले चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं शब्द रचना किस प्रकार से समास के द्वारा की जाती है। समास के अंतर्गत आज हम समास को परिभाषित करेंगे, समास के भेद देखेंगे और हम जानेंगे उससे संबंधित प्रश्न अभ्यास। तो चलिए शुरुआत करते हैं समास की। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अगर हम दो या दो से अधिक शब्द लें और उन्हें संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाएं, संक्षिप्त करना अर्थात छोटा करना, उन शब्दों को छोटा करके एक नए शब्द को हम बनाते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उस नए शब्द की रचना को कहा जाता है समास। जैसे यहाँ देखिए चित्र में दिन और रात दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। अब दिन और रात इतना बड़ा न करके दिए हुए शब्दों को हम संक्षिप्त करते हैं, छोटा कर देते हैं और हम लिखते हैं दिन रात। तो यह क्या हो गया, समास के अंतर्गत हो गया। ये शब्द को संक्षिप्त हमने कर दिया, दिन और रात परिवर्तित हो गया दिन रात में। अब दूसरा देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है, चार राहों का समूह है। ये यहाँ पर चार रास्ते मिल रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये जो चार राहों का समूह है, इसे इतना बड़ा न कहकर हमने एक शब्द दे दिया और उसे कहा हमने चौराहा। तो ये किसके अंतर्गत हुआ, किस प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ, समास के अंतर्गत। हमने चार राहों का समूह इस शब्द को संक्षिप्त कर दिया चौराहा, एक नए शब्द की रचना हमने की चौराहा। ठीक, उसी प्रकार देखिए सुख और दुख। ठीक है, सुख और दुख, इसे हमने संक्षिप्त करके क्या बना दिया, सुख दुख। तो इस प्रकार से समास में जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं उन्हें हम संक्षिप्त करके छोटा करके एक नया शब्द बनाते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब देखिए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तिरंगा। अभी तिरंगा कैसे बना है, वास्तव में ये क्या है, तीन रंगों का समूह है ना। इसे हमने संक्षिप्त करके क्या कर दिया, छोटा करके एक नया नाम दिया, नया शब्द दिया, वह बन गया तिरंगा। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके छोटा करके बनाए हुए नए शब्द क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं। अब समास जब हम देखते हैं तो इसमें ध्यान देने योग्य क्या है वह देखते हैं कि समास से जो बने नए शब्द होते हैं हम उसे कहते हैं समस्त पद। जैसे चार राहों का समूह, अब यहाँ पर आपको चार शब्द दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इन चार शब्दों को हमने संक्षिप्त किया और एक शब्द का निर्माण किया चौराहा। तो ये जो चौराहा शब्द है यह हो गया समस्त पद। ठीक, अगला देखिए, समस्त पद को पृथक करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे आप वर्ण विग्रह करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, एक बने हुए शब्द से एक एक जो वर्ण है उसे पृथक पृथक करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसी प्रकार हम समास विग्रह में भी क्या करते हैं, जिन शब्दों से नया शब्द बना है, समस्त पद बना है, उन्हें हम फिर से लिख देते हैं या उन्हें पृथक कर देते हैं, वह कहलाता है समास विग्रह। देखिए उदाहरण के तौर पे समस्त पद क्या है, उतार चढ़ाव। अब इसका हमने विग्रह क्या किया, उतार और चढ़ाव, यानी किससे मिलकर बना है, उतार और चढ़ाव शब्द को ही हमने जब हमने समस्त पद बनाया तो वह बन गया उतार
चढ़ाओ। ठीक। अगला है यथाविधि। यथाविधि यह शब्द कैसे निर्मित हुआ है? इसका अर्थ है विधि के अनुसार, है ना। विधि के अनुसार को हमने क्या किया? यथाविधि एक समस्त पद हुआ। तो समास विग्रह क्या हुआ यथाविधि का? विधि के अनुसार जिन शब्दों से मिलकर वह बना है उन्हें हमने पृथक पृथक कर दी, अलग अलग कर दिए। अब है समस्त पद में दो पद होते हैं। संपूर्ण जो नया शब्द है उसे हमने कहा समस्त पद, और उसमें दो पद होते हैं। कैसे? पहला पद जो होता है उसे हम कहते हैं पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे देखिए उदाहरण नीचे दिया है, समस्त पद, पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद है पाप पुण्य, इसमें पूर्व पद यानी जो पद पहले लिखा है वह है पाप, और उत्तर पद क्या है? पुण्य। उसी प्रकार यथामति। यथामति इस समस्त पद में पूर्व पद, पूर्व आने वाला पद, पहले आने वाला पद है यथा, और जो पद बाद में आया है दूसरा पद वह कहलाएगा उत्तर पद। तो उत्तर पद है यथामति में मति। अब पढ़ते हैं समास के भेद की ओर। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। देखते हैं समास के भेद। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो यह समास के 6 भेद हुए। मैं एक बार दोहरा देती हूँ। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। आपके पाठ्यक्रम में हम 3 जो समास हैं वह आज समझेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास। इसे हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा उसका अर्थ प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि इस समास में जो पद हमारे सामने होता है उसमें पूर्व पद जो होता है वह अव्यय होता है, और उसका ही अर्थ क्या होता है? प्रधान यानी मुख्य होता है। ऐसे समास को हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब पहले यह जान लेना आवश्यक है कि अव्यय क्या होते हैं। तो अव्यय अर्थात वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं होता, अर्थात जो अपरिवर्तित रहते हैं हर स्थिति में, इन्हें हम कहते हैं अव्यय। जैसे जब, तब, यथा, बहुत, धीरे आदि ये जो शब्द हैं यह क्या है? ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि अव्यय शब्द हैं, जो लिंग, वचन और कारक से प्रभावित नहीं होते। तो जब ये शब्द समास में या समस्त पद में आते हैं तो हम इन्हें कहते हैं अव्ययी भाव समास, और इनका अर्थ वहाँ पर महत्वपूर्ण अर्थात प्रधान होता है। इस यहाँ देखिए उदाहरण दिए हैं अव्ययी भाव समास के। उदाहरण द्वारा आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तालिका में देखिए, पहले मैंने लिया है समस्त पद और फिर लिया है समास विग्रह। पहला शब्द है भरपेट। भरपेट में भर जो शब्द है वह पूर्व पद है और पेट जो है वह उत्तर पद है। भर क्या है? अव्यय है, और समास विग्रह अगर हम करें समस्त पद का तो होगा पेट भरकर। उसी प्रकार यथा समय में यथा पूर्व पद है, पूर्व पद जो है अव्यय है और उसका अर्थ यहाँ पर प्रधान है, और इसका समास विग्रह क्या होगा? समय के अनुसार। उसी प्रकार प्रतिदिन में प्रति अव्यय है, यह कारक लिंग आदि से प्रभावित नहीं होता। प्रतिदिन का पूर्व पद प्रति, प्रति अव्यय, और प्रति का अर्थ है प्रत्येक, जो अर्थ है वह महत्वपूर्ण है, यहाँ पर प्रधान है यहाँ पर। तो समास विग्रह है प्रत्येक दिन। ठीक। आजन्म। आजन्म में
आजन्म का जो समास विग्रह है वह है जन्म से लेकर। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा अव्ययी भाव समास। अब हम पढ़ते हैं द्विगु समास की ओर। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए वह द्विगु समास कहलाता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि जो पूर्व पद है समस्त पद का वह होता है संख्यावाचक विशेषण और समस्त पद जो है वह एक समूह का हमें ज्ञान कराता है। ऐसे समास को हम कहते हैं द्विगु समास। उदाहरण देख लेते हैं। फिर से मैंने एक तालिका बनाई है जिसमें पहला कॉलम है समस्त पद, दूसरा है समास विग्रह। अब देखिए समस्त पद है पंचतंत्र। पंच का अर्थ होता है 5, ठीक है। तो पहला शब्द क्या है, हमारा विशेषण है, संख्या का बोध करा रहा है। समास विग्रह होता है इसका 5 तंत्रों का समूह। ये समस्त पद हमें एक समूह का बोध करा रहा है। वही नवरात्रि अर्थात 9 रात्रियों का समूह। नव क्या है, संख्यावाचक विशेषण है और एक समूह का बोध हो रहा है इस समस्त पद से। इसी प्रकार त्रिभुवन अर्थात 3 भुवनों का समूह। अगला उदाहरण है त्रिफला अर्थात 3 फलों का समूह। पंचतत्व अर्थात 5 तत्वों का समूह। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जो पूर्व पद है वह है संख्यावाचक विशेषण और समस्त पद जो है वह हमें क्या करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं और समास विग्रह करने पर और, या, अथवा आदि लगते हैं। इसमें जो 2 पद होते हैं, हमने जैसे कहा कि जो समस्त पद है उसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। यहाँ दोनों ही पद प्रधान हैं, दोनों ही पद मुख्य हैं और इनके बीच में योजक चिन्ह लगता है। और जब हम समास का विग्रह करते हैं तो और, या, अथवा, एवं आदि लगते हैं। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसे। समस्त पद है राजा रंक और समास विग्रह क्या होगा, जब हम योजक चिन्ह हटाएंगे तो हो जाएगा राजा और रंक। वहीं गंगा यमुना दोनों ही पद प्रधान है, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। और जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गंगा और यमुना। आयात निर्यात समास विग्रह करने पर हो जाएगा आयात और निर्यात। भला बुरा, भला और बुरा। माता पिता, माता और पिता। तो देखा आपने दोनों ही पद प्रधान है समस्त पद के और इनके बीच में योजक चिन्ह होता है। जब हम योजक चिन्ह हटाते हैं अर्थात समास विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह हटाकर और, या, अथवा, एवं यह लगाते हैं। तो आज हमने देखे समास को हमने परिभाषित किया। कैसे परिभाषित किया? 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना को संक्षिप्त करके बनाने की जो प्रक्रिया होती है, एक नए शब्द को निर्माण करने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं समास। फिर हमने देखा कि समास के 6 भेद होते हैं। उन 6 भेदों में से हमने 3 भेदों की विस्तृत जानकारी ली, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब देखते हैं इन पर आधारित प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह करके समास के भेद का नाम लिखिए। अब समस्त पद हमें दिया है शताब्दी, इसका विग्रह होगा 100 वर्षों का समूह और समास होगा द्विगु समास। आजीवन समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे तो होगा जीवन भर और समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। भाई बहन ये दिया है हमें समस्त पद, इसका विग्रह होगा भाई और बहन और समास होगा द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों ही पद प्रधान हैं। योजक चिन्ह हटाकर हमने और शब्द लगाया है। त्रिलोक, त्रि संख्यावाचक विशेषण है
और त्रिलोक जो समस्त पद है यह समूह को संबोधित कर रहा है, तो इसका समास विग्रह होगा 3 लोकों का समूह और समास होगा द्विगु समास। उसी प्रकार सप्ताह समास विग्रह होगा 7 दिनों का समूह और समास का नाम है द्विगु समास। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित समास विग्रहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। जो हमने किया पहला प्रश्न उसके बिल्कुल विपरीत आपको अब समास विग्रह दिया है और आपको समस्त पद बनाना है, संक्षिप्त करना है इस विग्रह को और समास का नाम भी लिखना है। पहला शब्द है 9 रत्नों का समूह, तो इसका समस्त पद क्या होगा? नवरत्न। ठीक है, 9 रत्नों का समूह। अब हम इसे संक्षिप्त करेंगे तो क्या बन जाएगा? यह नवरत्न बन जाएगा। और क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण लिया है और समूह का बोध हो रहा है, इसलिए होगा द्विगु समास। जितना शीघ्र हो, यह समास विग्रह, इसे हम छोटा संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाएंगे समास के अंतर्गत, तो होगा यथाशीघ्र और यह होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि हमने अव्यय का प्रयोग किया यहाँ पर यथा। ठीक है, अगला शब्द है दाल और चावल। दाल और चावल दोनों ही मुख्य शब्द हैं, प्रधान शब्द हैं। अब हम इसका समस्त पद बनाएंगे दाल चावल। तो जो और जो शब्द था इसे हटाकर हमने क्या किया है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया है, अर्थात यहाँ पर समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। तो आज हमने समास पढ़ा, समझा और उस पर आधारित प्रश्न भी किए। धन्यवाद।